हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर माधव राजे। आज का वीडियो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर में हमने बनाने का सोचा है और इसकी पहल की है सुशील वालून सर ने। उन्हें ऐसा लगता है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करने का मुहिम उठाए हैं और हमारे वीडियो के द्वारा मेंटल हेल्थ के बारे में हम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इसमें डिसीज़ की भी जानकारी देते हैं और जो नॉन डिसीज एरिया है मेंटल हेल्थ में, उसके बारे में भी हम डेफिनेटली कुछ कोई ना कोई बातें आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि इंटरेक्शन कैसी हो, पॉजिटिव कैसी हो इंटरेक्शन, निगेटिव इंटरेक्शन कैसी हो, स्ट्रेस को कैसे डील करें, ये हमारे वीडियो मेंटल हेल्थ के बारे में है। तो सुशील सर को ये भी लग रहा था कि मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़े एक वीडियो ऐसा भी होना चाहिए जिसके कारण आप लोगों को ये भी मालूम हो जाए कि मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मेंटल हेल्थ का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो सुशील सर मुझको ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आइए हम सुनते हैं सुशील सर की तरफ से उनका क्या क्वेश्चन है। पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझको पता नहीं है, मैं टाइटल एक ब्रॉड टाइटल दिया हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का क्या इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में। तो सुशील सर पूछिएगा क्वेश्चन। हेलो सर। सर, जैसे हमारे सोसाइटी में हम जनरली देख रहे हैं कि यदि किसी भी पर्सन को यदि फिजिकल कोई बीमारी होती है, लाइक बुखार हो जाए या कोविड हो जाए या कोई भी बीमारी, हेडेक हो जाए, तो अपने वो फैमिली मेंबर्स को बताता है, अपने दोस्तों को बताता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसका इलाज करता है और ठीक हो जाता है तुरंत। लेकिन सर, ये मेंटल हेल्थ के बारे में देखा नहीं जाता। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं, उसको कुछ अलग ही अंदाज से सोचते हैं कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ। लाइक मेंटल हेल्थ को वो सीधा पागलपन की ओर लेके जाते हैं। हालांकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, लाइक दीपिका पादुकोण हो गई, या इंग्लैंड के वो क्रिकेटर है बड़े फेमस बेन स्टोक्स, उन्होंने भी एक साल पहले ऐसे बोला था कि मैं क्रिकेट से ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। और उन्होंने काम करके वो सर अभी उससे क्योर करके अच्छे बन के फिर से खेलने लग गए। लेकिन ये नॉर्मल सोसाइटी में नहीं देखा जाता सर। तो इसके बारे में सर आप हमें गाइड कीजिए। ओके सुशील सर, आपका संक्षिप्त में ये कहना है कि मेंटल हेल्थ को टैबू के तरह सोसाइटी में देखा जाता है। मेंटल इलनेस को टैबू के तरह सोसाइटी में देखा जाता है। अगर किसी को मेंटल इलनेस हुआ तो सोसाइटी को लगता है ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात हुई या शर्मनाक बात हुई और इसको छिपाने से ही ठीक रहेगा, या ये मुझको हुआ ही नहीं, या किसी को मेंटल इलनेस है ही नहीं, ऐसी भूमिका आमतौर पे लोग ले लेते हैं। अब ये भूमिका लेने का प्राथमिक कारण भी ये है कि लोगों को मानसिक बीमारी ये शर्मनाक बीमारी हो सकती है या है, ऐसा लगता है। जैसे कि आप कुछ समय पहले कह रहे थे कि किसी को अगर मानसिक बीमारी है ऐसा कहा गया, तो आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि मानसिक बीमारी बोले तो पागलपन, मतलब रास्ते पे घूमने वाले, कपड़े फाड़ने वाले या किसी के ऊपर में पथराव करने वाले यही पागल होते हैं। तो ये जो एक इमेज सोसाइटी के दिमाग में बैठी है, इसके कारण ये टैबू तैयार हुआ है। और इसके कारण ही मेंटल हेल्थ मतलब रास्ते पे घूमने वाले पागल ही नहीं होते, बाकी कई प्रकार है मेंटल हेल्थ के, मेंटल इलनेस के, जिसके ऊपर में प्रकाश डालने की जरूरत है। जैसे कि मुझको बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट ओपीडी में आते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको मेंटल इलनेस नहीं है। जैसे कि कल एक आए थे सज्जन, उनका कहना था वो काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी सक्सेसफुल है और नेशनल इंटरनेशनल एरिया में काम करते हैं। उनकी कंप्लेंट थी कि उनको नींद नहीं आती। अब उनका मानना यह है कि उनको नींद नहीं आती, इसका कारण नींद ना आना ये मेंटल इलनेस नहीं हो सकता। नींद नहीं आती क्योंकि उन्होंने कारण बताया, ये कारण है जिसके कारण उनको नींद नहीं आती। अब नींद ना आए तो नींद की गोली दो लोग देते हैं, तो उनको वो भी पटता नहीं कि नींद की गोली खाना ठीक नहीं है, उनको पता है उसकी लत लगती है। तो ये मेंटल इलनेस है भी नहीं और मैं मेंटल इलनेस की जो नींद आने वाली गोली है वो खाऊंगा भी नहीं। तो फिर ये मेरी नींद नहीं आती, ये क्या है? ये क्वेश्चन उनका था। आप आपका गेस बताइए कि उनको अगर नींद नहीं आती है तो क्यों नहीं आती उनको नींद? क्या ये मेंटल इलनेस है कि उन्होंने एक्सर्शन कम कर रहे हैं, वो सीटिंग करते हैं बहुत, इसीलिए नींद नहीं आती?
सर मुझे तो इतना मेडिकल फील्ड के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इट मे बी ड्यू टू द सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, नॉट नेसेसरी इलनेस होगा या बीमारी है वो, लेकिन कुछ तो साइकोलॉजिकल इश्यूज रह सकते हैं जिसके कारण उनको नींद नहीं आती होगी। लाइक जैसे आपने कुछ वीडियोस में बताया है हमारे कि बहुत बार यदि डिप्रेशन में रहता है इंसान या एक्सटेसिव स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो जाता है तो नींद नहीं आती उन लोगों को। जी, सही कहा आपने। मतलब अगर एंग्जाइटी ज्यादा है तो नींद नहीं आती, अगर डिप्रेशन ज्यादा है तो नींद ज्यादा आती है ना। ये अच्छा। हुआ मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का अवेयरनेस। अगर सुनने वालों को ये पता रहे नींद नहीं आ रही, अरे मतलब मुझको एंग्जाइटी है, मतलब मुझको बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है। और नींद ज्यादा आ रही है मतलब शायद मुझको डिप्रेशन हो रहा है, या डिप्रेशन जैसा कुछ तो भी है, पता नहीं क्या है, वो साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा, है ना। मतलब नींद नहीं आती, इसका कोई ना कोई ब्रेन का कारण हो सकता है, ये बात मालूम होना जरूरी है। और ब्रेन का कारण बोले तो साइकोलॉजिकल कारण, यस। ठीक है ना। अब मैं इसके सामने एक बात रखना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने, और सुशील सर आपके सामने भी। देखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन की है, उसमें उन्होंने कई डिकेड्स से मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को इंक्लूड किया है। मतलब मैं जब बच्चा था तो हम ऐसा सुनते थे और हम मानते भी थे कि अगर सुदृढ़ शरीर है तो सुदृढ़ शरीर में सुदृढ़ मन रहता है। फिट बॉडी हैज फिट शरीर, फिट माइंड, ऐसा हम सुनते थे और मानते भी थे। हालांकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्टली उल्टा है। अगर मन सुदृढ़ है तो शरीर सुदृढ़ रह सकता है। कैसे? जैसे कि अगर मेरे मन में खुशी है, मेरे मन में खुद के लिए प्राइड है, समाधान अगर है, तो मेरा खाना ठीक रहेगा, मेरा वेट ठीक रहेगा, मैं लोगों से सोशल इंटरेक्शन करूंगा, मेरा जो काम है वो काम में गलतियां नहीं होंगी क्योंकि मैं समाधानी हूँ, मेरा मन ठीक है, मेरे मन में उल्टे पुल्टे विचार नहीं घूम रहे, मेरे मन में खुद को कोसने वाले विचार नहीं घूम रहे। ऐसा हुआ तो मेरा माइंड फिट होगा, मतलब हेल्दी होगा। अगर मेरा माइंड हेल्दी होगा तो मैं शरीर की हेल्थ अच्छे से रख पाऊंगा। इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ ये प्रायोरिटी में आती है फिजिकल हेल्थ के कंपैरिजन में। यस। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से प्रायोरिटी में आती है। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, इसीलिए मेंटल हेल्थ की केयर करना ज्यादा जरूरी है। अब मेंटल हेल्थ की केयर कौन से मकाम अपन जिंदगी जीते, जीवन जीते बचपने से बुढ़ापे तक के, तो ये बचपने से बुढ़ापे तक के जो जीवनी है, इसमें मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस कौन से मकाम पे है, इसके बारे में शायद आप पूछना चाहोगे। यस सर, मेंटल हेल्थ जिंदगी में अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत बार ये होता है कि आज मैं पढ़ाता हूँ टीचर, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के सम बेसिक्स याद नहीं होते, लाइक दे कांट डू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर पाते, हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट वो अच्छे से कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टेम्पररी याद रहती है चीजें, बाद में वो भूल जाते हैं, लाइक जिसको शायद लर्निंग डिसेबिलिटीज कुछ कहा जाता है। तो सर ये स्टूडेंट लाइफ में मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा पूछा है आपने। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में या बचपने से, चाइल्डहुड से ही स्टूडेंट लाइफ चालू हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम जब तीसरी चौथी में रहते हैं तो नर्सरी में या प्री नर्सरी में जाते हैं। और एक अप्रॉक्सीमेटली अगर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अगर पकड़े तो 32 साल तक के तो स्टूडेंट लाइफ ही चलता है, मतलब एजुकेशन ही चलता है इंडिया में। इंजीनियरिंग में शायद 22-23 तक के चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करेंगे तो 25 तक के चलता है। मतलब काफी लंबा समय तक के हम स्टूडेंट लाइफ में, मतलब पढ़ाई के फेज में रहते हैं। अब पढ़ाई के फेज में बहुत बार ये होता है, जैसा आपने अभी कहा कि किसी किसी को मैथमेटिक्स के ओरल कैलकुलेशन भी नहीं आते, वो 10वीं में जाने के बाद या अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद में भी। उसका कारण उनका मैथमेटिकल डिसकैलकुलिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसको लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसमें भी मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जैसे कि कोई लड़का है जो 12वीं में है और उसको अगर पढ़ने के लिए कहा, उसकी मदर टंग का कोई टॉपिक उसको दिया, लेसन दिया पढ़ने के लिए, और वो पढ़ रहा है, तो बहुत बार ये देखा जाता है कि वो बहुत स्लो पढ़ता है,
पढ़ते समय में वो शब्द खा लेता है या जंप कर देता है सेंटेंसेस के ऊपर से। एक सेंटेंस के बाद में एग्जैक्टली दूसरा सेंटेंस चालू नहीं होता, उसको स्किप कर करके तीसरे सेंटेंस पे जाता है। कहीं अगर जॉइंट शब्द आए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स वर्ड अगर आए, मिला हुआ वर्ड अगर आए, जैसे संज्ञान, ये अगर शब्द आए, या यंत्र मानव, तो ये शब्द बहुत बार उससे उच्चारण करना नहीं आता या उसको समझता नहीं है वो शब्द। अब ये हुआ वो आमतौर पे ये जब करता है तो वो उसके 10वीं का या 8वीं का बच्चा या लड़का पढ़ सकता है, इतना भी उसका स्पीड या इतनी भी उसकी रीडिंग की एबिलिटी नहीं रहती। अब ऐसे अवस्था में वो फेल होता है या फेल होने की कगार पे रहता है। इसको कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक भाग है। अब कई लोग या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लेकिन जिसके तरफ में माता पिता या टीचर्स का ख्याल नहीं होता, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि उसको रीडिंग डिसऑर्डर है या राइटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन जैसे कि लिखते समय में बहुत गलतियां करते हैं, स्पेलिंग पार्ट नहीं होते, उल्टे पुल्टे करते हैं, तो ये डिसऑर्डर है। लोगों को ये लगता है कि उसका स्वभाव ऐसा है, या ये पढ़ाई में कच्चा है, या इसका ध्यान नहीं लगता, या ये मानता नहीं है बातें, अड़ेल तट्टू है, या दंगा मस्ती करने में समय ज़्यादा लगाता है। इस प्रकार के विचार या इस प्रकार की धारणा उस लड़के के बारे में या स्टूडेंट के बारे में बनाई जाती है। हालांकि उसको तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब लर्निंग डिसऑर्डर है। तो लर्निंग डिसऑर्डर ये बहुत बार पीडियाट्रिशियन मतलब बाल रोग तज्ञ ही डायग्नोस करते हैं, ऐसा नहीं है। उसका इलाज और बाद में डायग्नोसिस साइकेट्रिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये भी एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का ही पार्ट है कि आपको रीडिंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है, या मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पागलपन है। ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जो इस तरह से होती है ना? अब हेडेक की अगर कोई बीमारी है, माइग्रेन की कोई बीमारी है, तो वो भी मेंटल हेल्थ में आती है, क्योंकि माइग्रेन की बीमारी में भी साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटी और साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन रहता है। तो साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन उसमें रहेगा तो वो मेंटल हेल्थ में आएगा, है ना? तो स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता के बारे में मन में जो विचार रखने हैं, खुद के बारे में जो मन में विचार रखने हैं, निगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, वायलेंस जो एक्सपीरियंस करना होता है, उसको इंटरप्रीट जिस प्रकार से किया जाता है, वो सारा मेंटल हेल्थ है। तो अगर हमको ये पता होगा कि मैं इंटरप्रीट जो कर रहा हूँ उसके कारण मेरे जीवनी पे, मेरे बिहेवियर पे इफेक्ट गिरने वाला है, ऐसा अगर हमें पता होगा तो हम डेफिनेटली सजग हो जाएंगे। सजग किसने होना पड़ेगा? न कि सिर्फ स्टूडेंट ने, क्योंकि वो तो बहुत बार 10 साल का होगा या 15 साल का होगा। तो सजग होना चाहिए उसके एल्डरली लोगों ने, उसके घर के एल्डरली लोगों ने, उसके साथ में जो कंसर्न लोग हैं, टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, इन लोगों ने कंसर्न होना चाहिए। तो ये लोग अगर कंसर्न होंगे तो मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल इल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा, तो ये ऐसा होगा, है ना? यस सर। और कोई बात? सर ये हो गई स्टूडेंट लाइफ की बात, जैसे लर्निंग डिसएबिलिटीज स्टूडेंट लाइफ में देखी जाती है। सर ये जैसे आपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया, वैसे ही मैं आपसे फैमिली लाइफ में फिर वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, सन फादर हो, मदर डॉटर हो, या हस्बैंड वाइफ हो, इन रिश्तों के बीच में भी मेंटल इलनेस पाई जाती है या नहीं, या उनका अच्छा रिश्ता चले इसके लिए मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी कितना जरूरी है, इसके बारे में प्लीज आप हमें गाइड करें। देखिए, इसमें ना एकदम इमीडिएटली जो मेरे मन में विचार आया, ये बहुत कंसर्न और बहुत हर एक को लागू पड़ेगा ऐसा एक क्वेश्चन है। इमीडिएटली जो आंसर विचार मेरे मन में आया ये क्वेश्चन सुनने के बाद में वो ये आया कि देखिए, साइकोलॉजी की किताब में ये लिखा गया है, जो हमने पढ़ करके याद रखा है सब लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, कि जो बच्चा होता है 10 साल का या 6 साल का, उससे उसका जो दिमाग है वो हम जैसा मतलब अडल्ट जैसा काम नहीं करता। ये आपको अगर मालूम होगा तो ये मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के अवेयरनेस के कारण मालूम हो सकता है। बाकी कोई क्षेत्र नहीं है जो आपको ये बताएगा। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 साल का बच्चा अगर माता पिताओं को झगड़ते हुए देखेगा तो वो मन में ये सोचता है कि माता पिता के झगड़े का कारण वो खुद है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आप ऐसा नहीं सोचते हो, है ना? yes. है ना? तो सोचिएगा कि माता पिता का हो सकता है शुल्लक झगड़ा होगा, बहुत ही ट्रिवियल झगड़ा होगा,
है ना। कहाँ झगड़े नहीं होते माता पिता में, मतलब हस्बैंड वाइफ में। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े का बच्चे के ऊपर में अगर रिपीटेडली हो रहा है झगड़ा, तो ये प्रकार का परिणाम हो सकता है। तो उसको उसका गिल्ट पैदा हो जाता, उसको लगता है ये मेरे कारण हो रहा है, मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ, तो मैं मेरे मुझ में कोई ना कोई गलती है। और यही गिल्ट कल को चल करके जब वो बड़ा हो जाता और कोई हादसा उसके साथ में हो जाता, दुखदाई घटना हो जाती, मन को धक्का लगने वाली कोई अगर घटना हो जाती, तो वही गिल्ट उसका उसके डिप्रेशन को तैयार करने में सहायता करता है। क्योंकि मन में शुरुआत से वो खुद के लिए प्राइड जतन नहीं कर पाता, वो खुद को स्वाभिमान, मतलब उसका अहम जो है वो अहम थोड़ा सा टूटते जाता, क्योंकि उस घर में झगड़े देखता है वो। या अगर झगड़े नहीं देखता, तो उदाहरण दूसरा भी दे रहा हूँ, सपोज मैंने ये भी देखा है कि कुछ घरों में डोमेस्टिक वायलेंस रहता है। समझो हस्बैंड ने अगर वाइफ के ऊपर में वायलेंस किया, या वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर वायलेंस किया, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा हुआ, तो ये लड़का या लड़की ये सहम जाते हैं। अब ये जब सहम जाते हैं, तो इनको डर पैदा हो जाता है, इनके मन में डर पैदा हो जाता है। और ये डर जो है, उस डर के कारण वो हमेशा इंटिमिडेटेड, मतलब डरे डरे से रहते हैं, और उनका हेजिटेशन बढ़ जाता है ना। अनजान आदमी से बात करने की उनकी इच्छा जो है वो कम हो जाती है, उनको डर लगता है ना। नई चीजों को करने में उनकी इनिशिएटिव जो होना है चाहिए वो कम हो जाता है ना। उनकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर में उसका असर होता है। हालांकि बचपन में क्रिएटिविटी बहुत जल्दी से आ जाती है, सीखने की जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी रहती है, इन सब चीज़ों के ऊपर में उसका परिणाम होता है। और इसके कारण वो बहुत बार खाना कम खाएंगे या खाना ज़्यादा खाएंगे। तो आपने देखा होगा ऐसे बच्चे एक तो बहुत दुबले पतले होते हैं, या वो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट बहुत खाते। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खाने से उन्हें लगता है, ये साइकोलॉजिकल बात अभी फिर से बता रहा हूँ, चॉकलेट खाने से उन्हें लगता है कि वो खुद को पावरफुल बनाएंगे, और अगर पावरफुल बनाएंगे तो उनमें शक्ति रहेगी। और चॉकलेट के कारण रिवार्ड भी आता है, ब्रेन में डोपामिन लेवल बढ़ जाती है। तो चॉकलेट के कारण आपको डोपामिन लेवल बढ़ जाती है, आपको एडिक्शन लग जाता है स्वीट का, और डोपामिन लेवल का रिवार्ड सिस्टम का रीएनफोर्समेंट हो जाती है। और ये भी लगता है कि नहीं, मुझे मेरे अंदर में शक्ति होगी, और ये सिलसिले में धीरे धीरे वो मोटे होने लगते हैं। अब क्योंकि उनका खुद के बारे में ईगो जो है वो थोड़ा कम रहता है, वो खुद की सेल्फ केयर कम करते हैं, इसीलिए अगर मोटापे में अगर वो हो गए, मोटे हो गए, मोटापा उनका हो गया, तो उनको उतना नहीं खलता वो। लोग उनको चिढ़ाएंगे तो भी उनको उतना नहीं खलता वो, क्योंकि उनका खुद का अहम जो है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ जाता है, कम हो जाता है। तो ये देखिए कैसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उनके मन पर जो असर हुआ, वो इंटरप्रिटेशन उनके मन पे हुआ, जो उन्होंने घटना देखी वो। तो अगर फैमिली लाइफ में निगेटिव इंटरेक्शन होती है, तो उसका असर सिर्फ बच्चों के मन पे होता है ऐसा नहीं है, उसका असर बड़ों के भी मन पे होता है, और आमतौर पे फीमेल के मन पे भी इसका असर देखा गया है। और जो सेंसिटिव मेल रहते, उनके मन पर भी इसका असर बहुत होता है। तो सेंसिटिविटी जो है आदमी की वो बढ़ती है और वो खराब होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको पनपने में ये सब चीजें मदद करेगी या मदद ना करेंगी, ऐसी वाली बात हो जाती है। ठीक है ना? ओके। मुझको लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन को जरा ज्यादा आंसर दे दिया, ओवर रिप्लाई किया, है ना? यस सर, ये तो आपने फैमिली लाइफ के बारे में बता दिया कि फैमिली लाइफ में मेंटल हेल्थ का कैसा रोल आता है। वैसे आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोग जॉब करते हैं, बस कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं, कॉलेजेस में जॉब करते हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते लोग, उधर भी मेंटल हेल्थ का किस तरह से कनेक्शन आ सकता है या कैसे संबंध आ सकता है उधर? हाँ, उस तरफ में संबंध जो आता है उसको बहुत बार इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब ऐसा कि इमोशन के अंदर में इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास अच्छा है, अगर उसका माइंड खराब हो अच्छा हो की बात नहीं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बोले तो जैसे कि बॉस है, और उनके हाथ के नीचे काम करने वाले 10 लोग हैं, या कॉलेज की अगर बात आपने छेड़ी है तो कॉलेज का बात ले लेता एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एचओडी है और उनके साथ में काम करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर है और लेक्चरर है, ऐसे 6 लोगों का स्टाफ है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब कभी कोई बात कह रहे हैं, तो वो बात लेक्चरर को या एसोसिएट प्रोफेसर को अगर नहीं पट रही है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस अगर अच्छा है, तो वो बात करते समय में सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज देख करके वो जान जाएंगे।
लेकिन अगर उनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो वो ये जान नहीं पाएंगे, और वो ये जान नहीं पाएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनका स्टाफ उन्हें साइकोलॉजिकली अपोज कर रहा है, मन ही मन में अपोज कर रहा है। तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने जो ऑर्डर दिए है, वो उन्होंने जो प्रपोजल रखा है, वो ठीक से फॉलो नहीं किया जाएगा। और प्रपोजल उनका या उनका एडवाइस अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली बात बिगड़ जाएगी। वो उससे असमाधानी हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, उनको गुस्सा आ सकता है। और उनका गुस्सा अगर आएगा तो उनका इमोशनल बैलेंस जो है वो और खराब हो जाएगा। इमोशनल बैलेंस खराब हो जाएगा तो उनके संबंध जो है, आपसी संबंध, वो स्ट्रेन हो जाएंगे। और फिर उसमें मैं बड़ा तू छोटा, मैं तू वाली बातें तैयार हो जाएगी। और ये फिर अपोजिशनल बैकग्राउंड जो होता है वो सारे स्टाफ के मेंबर्स के बीच में इंटरपर्सनल अपोजिशन बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनकी यूनिटी, उनकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी। उनका काम करने का जो आनंद है वो आनंद कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये तब आपको समझेंगे अगर आप साइकोलॉजिकली अवेयर हो कि नहीं, इसी बात करने से मुझको क्या लगता है या सामने वाले को क्या लगता है। किसी ने उदाहरण के तौर पे अगर समझो छुट्टी मांगी, मालिक को छुट्टी मांगी नौकर ने जाकर के कि सर मेरे ये घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। कल ही की बात मैं पूछता बताता हूँ। मेरे पास काम करने वाले जो असिस्टेंट है उन्होंने कहा कि सर मैंने 3rd वैक्सीन लगा लिया है और आज ही लगाया। आने के बाद में उन्होंने मुझको बताया क्लिनिक में, और 3-4 घंटे बाद में उन्होंने मुझको बताया कि सर मुझको बॉडी एक हो रहा है, मैं घर जाऊँ क्या। मैंने उनको कहा इमीडिएटली चलिए, आप घर जा सकते हो। हालांकि मेरे मन में उसी समय में विचार आया, अरे यार काम पड़ा हुआ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, ये कैसे संभलेंगे, क्योंकि वो मुझको असिस्ट करते हैं। तो मेरे ऊपर में वो सब जुम्मा आ जाता, इतना सब काम करने का। लेकिन मेरे ये भी तो ध्यान में था कि अरे इसने तो आज वैक्सीन लगाया है, इसको बॉडी एक हो सकता है वैक्सीन के कारण, इसको वीकनेस हो सकता है। ऐसे समय में अगर उसको मैं, मेरे मन में एक फ्लिकर भी रहेगा थॉट का, नहीं नहीं इतने जल्दी कैसे जाओगे, इतना बड़ा काम पड़ा हुआ है ना, ऐसा अगर फ्लिकर भी मेरे मन में आएगा तो वो बड़े नाराज हो जाएंगे। और उनमें और मेरे मुझ में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो जाएंगी, बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। ये ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, काफी होता है ना। 2 व्यक्ति के बीच में बॉन्डिंग को खराब होने के लिए 2 बार 4 बार की घटना काफी हो जाती है। तो वो हमेशा के लिए मन में दुखावट रहती है, दुखे हुए मन रहते हैं। मैंने उनको इमीडिएटली बोला नहीं नहीं आप चले जाइए, आपको तकलीफ हो रही है वो वैक्सीन के कारण हो सकता है, मैं देख लूंगा। और मेरे पास में दूसरा भी स्टाफ था, तो हम लोगों ने वो काम निपट लिया। हाँ तो कम ज़्यादा थोड़ा होता है ना। क्लाइंट्स को हमको बताना पड़ा, पेशेंट लोगों को बताना पड़ा कि थोड़ा सब्र करो, लोग काम पे कम है, थोड़ा समय लग रहा है सबको काम करने में, वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है। तो ये बातें फिर हमने क्लाइंट्स के लिए बोलना चालू किया, क्योंकि हमको पता है उनको भी वेट करना पड़ रहा है, उनकी भी दिक्कत हो रही है। तो हमने आइडेंटिफाई किया। तो मेंटल हेल्थ का अगर अवेयरनेस रहे तो आप सामने वाले के मन को क्या लग रहा है ये एंटिसिपेट कर सकते हो, और एंटिसिपेट करने के बाद वैसे एक्शन ले सकते हो। और ये करना आमतौर पे फीमेल को बहुत आसानी से आता है, क्योंकि उनका राइट हेमिस्फीयर अच्छे से काम करता है, ज्यादा डोमिनेंट रहता है, इसीलिए मेल को ये कम अच्छे से आता है। तो उन्हें ये सीखना पड़ता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का जो स्प्रेड है या जो मोमेंटम है, ये मेल मेंबर जो है सोसाइटी के, उन तक के पहुंचने की भी ज्यादा आवश्यकता है। फीमेल तक के पहुंचने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो बहुत बार बीमार हो जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसीज से। आमतौर पे साइकोलॉजिकल डिसीज ज्यादा मात्रा में फीमेल में होती है, मेल में कम होती है। यस जरा मैंने आंसर आपको थोड़ा एक्सटेंडेड दे दिया फिर से। यस सर। सर ये आपने अभी फैमिली लाइफ हो गया या स्टूडेंट लाइफ हो गया या कॉर्पोरेट लाइफ या जहाँ हम जॉब करते हैं वो लाइफ होगी, इसके बारे में आपने बताया। सर अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, वो थोड़ा पर्सनल लेवल पे है। लाइक कि हमारे आजू बाजू में या कभी कभी हम चीजें ऐसे देखती है कि जैसे कोई काम हो तो हम कंटिन्यूस प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसको, आज का कल नहीं, कल का परसों नहीं, साल साल तक प्रोक्रेस्टिनेट होता है। तो ये तो नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है सर। मेरा एक दोस्त है सर, वो कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था सर, लाइक 10 साल पहले। अभी भी वो वही प्रिपरेशन कर रहा है सर, एंड ही इज टेलिंग कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। तो ऐसा चलता है। कुछ सर ऐसे इश्यूज रहते हैं कि कोई हमारा दोस्त रहता है या कोई रिलेटिव में कुछ लोगों के उनके मन के खिलाफ कोई बात हो गई तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है, जो उनके मन की बात वो बोल ना दे या कुछ उनको ऐसी कोई चीजें कर ना दे, तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता, एकदम चेहरा लाल हो जाएगा या मारने तक आ जाएंगे। इस तरह से कुछ चीजें होती है।
इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है जो पर्सनल लेवल पे पाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका मानसिक संतुलन या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो उस केस में सर उन लोगों ने ये एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत चल रहा है, हम इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हमें ये कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये सही नहीं हो रहा है। तो ये एक्सेप्ट करके आगे जाना कितना जरूरी है, और इस पर्सनल लेवल पे जो चीजें और भी हो सकती है उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत सटीक प्रश्न पूछा है आपने, और यही इस प्रश्न का जो जवाब है, वो जवाब हमारे ये चैनल के जो मोटिवेशन है, ये चैनल का जो इंटेंशन है, चैनल का जो एम है, उसमें छिपा हुआ है। कैसे? चैनल का एम है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में मेंटल अवेयरनेस हो जाए, मुझे मेरे मानसिकता के बारे में अवेयरनेस हो जाए। जैसे कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, 10 साल से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या परीक्षा देते जा रहा हूँ एक के बाद एक, और आज न कल मेरा हो जाएगा, या पोस्टपोन कर रहा हूँ, आज अगर पढ़ाई नहीं हुई कल दूंगा। मतलब मेरा मन सही नहीं है, ये मुझको मालूम होना चाहिए। अगर मैं मन के बारे में देखूं, आंख बंद कर करके मन के बारे में सोचूंगा, तो मुझको पता होगा मुझको गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आता है। आंख बंद कर करके मन के बारे में सोचूंगा, मन को टटोलूंगा, ढूंढूंगा अंदर में, तो मुझको पता हो जाएगा कि यार मन में गड़बड़ है ना। तो यही तो बात है कि अगर ये लोगों को पता कैसे हो, अगर आप बताएंगे तो वो आप पे गुस्सा हो जाएंगे, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। मैं अगर मेरे पर्सनल लोगों को, पहचान के लोगों को बताऊंगा तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो तरीका ये है दोस्तों, मित्रों, कि ये जो वीडियो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये वीडियो को स्प्रेड करो। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे, या ये वीडियो अगर देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीडियो देखेंगे या तत्सम वीडियो अगर देखेंगे, तो उन्हें धीरे धीरे अपने मन के तरफ में ध्यान देने की प्रेरणा होगी। और कोई भी व्यक्ति अगर आंख मूंद कर करके अकेले में बैठ करके साइलेंस में अपने मन में झांकेगा, तो उसे मन में क्या हो रहा है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये दिखने लगेगा, और वो उसके ऊपर में अमल करने लगेगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति खुद की मदद जरूर करता है और करना चाहता है। तो अगर आप अपनी मदद करना चाहते हो तो साइलेंस में जाइएगा, एकांत में बैठिएगा और अपने मन में झांकिए। ये अगर आप करना शुरुआत कर देंगे तो आपको धीरे धीरे मन की बातें समझ में आने लगेंगी, आपका उस तरफ में ख्याल जाने लगेगा, और आप भी हमारे सुशील सर जैसे या मेरे जैसे मन को समझने वाले, मन के समझदार बन जाओगे। क्या कहते हो? यस सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो सर मुझे लगता है कि आज की जो जानकारी आपने दी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, वो हमारे ऑडियंस को बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो मुझे लगता है कि सबको थैंक यू बोले हम, एंड आज नमस्कार का करें। सेशन क्लोज करें। थैंक यू।